जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। आज हमारी प्रयोगशाला परिचारक की दूसरी क्लास है। ठीक है। पहली क्लास में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। तो चलिए हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। हम लोग देख रहे थे मनुष्य का पदानुक्रम। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं यहाँ से एक बार और इसको समझ लेते हैं। मनुष्य का पदानुक्रम, ठीक है, लाइन एंड मैन ऑफ हायरार्की फॉर मैन। ठीक है, तो हमने जगत को देख लिया था, जगत समझ चुके थे हम कि मनुष्य जो है वो किस जगत के अंतर्गत आता है, तो एनिमेलिया जगत के अंतर्गत आता है। ठीक है, मनुष्य किस संघ के अंतर्गत आता है, यानी कि इंग्लिश में फाइलम, तो कार्डेटा। ठीक है, और कार्डेटा का मतलब क्या होता है, जिसमें कशेरुकी दंड हो। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, कार्डेटा। और मनुष्य किस वर्ग के अंतर्गत आता है, तो मनुष्य मैमेलिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो मैमेलिया किसे कहेंगे, ऐसे प्रत्येक जीव जिनके शरीर पे रोए हों, है ना, रोए से ढका हुआ हो और बाह्य कर्ण उपस्थित हो। ठीक है, जैसे हमारे बाह्य कर्ण जो है, हमारे कान जो है वो बाह्य की तरफ उपस्थित होते हैं। तो ऐसे वर्ग, ऐसे प्राणियों को मैमेलिया कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं गण। ठीक है, तो गण क्या होगा, ठीक है, तो गण हमारा है प्राइमेट्स। ठीक है, मनुष्य का जो गण है वो प्राइमेट्स है। तो प्राइमेट्स का अर्थ क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि मनुष्य का जो गण है वो प्राइमेट्स है और प्राइमेट्स का अर्थ होता है, ठीक है, तो प्राइमेट्स का अर्थ होता है अंगूठे की स्थिति विपरीत हो। ठीक है, अग्र तथा पश्चपाद में 5-5 उँगलियाँ होती हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे आगे और मतलब अग्र पश्च, जैसे कि हमारे हाथों में, और पश्चपाद मतलब पैरों में जो 5-5 उँगलियाँ हैं। ठीक है, तो 5-5 उँगलियों की वजह से इसे क्या कहते हैं, प्राइमेट्स कहते हैं। ठीक है, अगला है कुल, फैमिली। ठीक है, तो मनुष्य किस कुल का आता है, ठीक है, तो मनुष्य का जो कुल है वो होमोनिड है। क्या है, मनुष्य का जो कुल है वो होमोनिड है। तो होमोनिड ही क्यों कहते हैं, तो होमोनिड कहने का कारण है कि द्विपाद चलन। ठीक है, ऐसे प्रत्येक जीव जो द्विपाद मतलब 2 पैरों से चलते हैं, ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, होमोनिड्स कहते हैं। ठीक है, तो मनुष्य, हम यहाँ पर चूंकि मनुष्य के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना, मानव जाति के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मानव जाति का जो कुल होगा वो होमोनिड होगा। अगला है वंश। तो मानव जाति का वंश क्या है, तो मानव जाति का वंश है होमो। अब सोचिए कि होमो नाम क्यों दिया गया है, तो होमो का अर्थ होता है सुविकसित मस्तिष्क। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है होमो। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि होमो का अर्थ होता है, ठीक है, तो इसे इंपॉर्टेंट नोट कीजिएगा, होमो का अर्थ होता है, तो होमो का अर्थ होता है सुविकसित मस्तिष्क। ठीक है, क्योंकि मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो पूरी तरह से सबसे ज़्यादा विकसित है, क्योंकि प्रत्येक जीव जंतु में मनुष्य का जो मस्तिष्क है वही पूरी तरह से विकसित है, जो चीज़ों को समझ सकता है, याद रख सकता है। ठीक है ना, इसीलिए इसे होमो कहा गया है। अगला है जाति। जाति मतलब स्पीसीज। ठीक है, तो मनुष्य की जो जाति है वो है सैपियंस। मनुष्य की जाति है वो क्या है, सैपियंस। ठीक है, मनुष्य किस जाति का है, तो मनुष्य सैपियंस जाति का है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो इस तरह कैरोलस लिनियस ने द्विजगत वर्गीकरण में अपना दिया, और इस द्विजगत वर्गीकरण में कुछ कमियां थी। ठीक है, तो आइए देखते हैं वो कौन सी ऐसी कमियां हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस कमियों को याद करके रखिएगा कि कौन कौन सी कमियां थी कैरोलस लिनियस में, जिसकी वजह से द्विजगत वर्गीकरण को, ठीक है, पूर्ण रूप से मान्यता नहीं मिल पाई थी। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। जैसे कि इस वर्गीकरण में लिनियस ने सभी जीवों को सिर्फ 2 वर्गों में सीमाबद्ध किया गया था। ठीक है, परंतु कई ऐसे जीव पाए गए जो पादप तथा जंतु दोनों के लक्षण दर्शाते हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ऐसे कौन से जीव हैं जो पादप और, है ना, ऐसे कौन से जीव हैं जो पादप और जंतु दोनों के लक्षण को दर्शाते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो क्या आप जानते हैं, ठीक है, युग्लिना एक ऐसा जीव है ना, जिसमें जंतु और पौधे दोनों के लक्षण मिलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर मिल गया कि ऐसा कौन सा जीव है जो पादप और जंतु दोनों लक्षण को दर्शाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है युग्लिना। ठीक है, युग्लिना एक ऐसा जीव है जो पादप और जंतु जगत दोनों के लक्षण को दर्शाता है। ठीक है, आइए इसके आगे देखते हैं। ठीक है, यह एक कोशीय जीव है जिसमें हरित लवक भी पाया जाता है। ठीक है, तो युग्लिना में क्या पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है, इसीलिए इसमें पौधे के लक्षण पाए जाते हैं। और इसमें हरित लवक के साथ साथ इसमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। चूंकि पादप जो होते हैं उनमें हरित लवक पाया जाता है और उनके साथ साथ कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, लेकिन युग्लिना में हरित लवक तो पाया जाता है लेकिन उसके साथ साथ कोशिका भित्ति का अभाव रहता है। इसीलिए युग्लिना जो है एक ऐसा जीव है जो पादप और जंतु दोनों का लक्षण को
दर्शाता है। ठीक है, उसके आगे देखते हैं, यह स्वपोषण और विषम पोषण दोनों प्रकार से भोजन प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो यह स्वपोषी भी होता है और विषम पोषी भी होता है। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं कमियां। तो कैरोलस लिनियस की क्या क्या कमियां थी। ठीक है, तो कैरोलस लिनियस की जो कमियां थी उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, इससे क्वेश्चन डीप से बन सकते हैं, कथन कारण वाले क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं कि कौन कौन सी कमियां थी कैरोलस लिनियस के वर्गीकरण में। चलिए देखते हैं। लिनियस की जानकारी के दायरे में कोशिका एवं उनकी संरचनाओं के संदर्भ में कोई जानकारी नहीं थी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आंतरिक संरचनाओं के बारे में कैरोलस लिनियस ने कुछ नहीं समझाया। ठीक है, कैरोलस लिनियस ने केवल बाहरी लक्षणों को ही समझाया और वर्गीकरण का आधार बनाया, लेकिन वो आंतरिक संरचनाओं को पूरी तरह से समझा पाने में सफल नहीं हुए थे। ठीक है, ये इसकी सबसे बड़ी कमियां थी। अब आइए देखते हैं, समय के साथ सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता बढ़ने लगी और बढ़ने के आविष्कार होते रहे, जिससे जीवों की विविधता का गहन अध्ययन संभव हो पाया। तो देखिए, जिस समय कैरोलस लिनियस वर्गीकरण कर रहे थे उस समय ऐसे सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप नहीं थे जो जीवों का आंतरिक विश्लेषण बहुत अच्छे से कर पाए। इसीलिए कैरोलस लिनियस ने उनकी आंतरिक संरचनाओं को अच्छे से नहीं समझा पाया था। अतः कैरोलस लिनियस जीवों की कोशिकाओं की आंतरिक संरचना को अपने वर्गीकरण में स्थान नहीं दे पाए थे। ठीक है, तो इसका मेन कारण क्या था, क्योंकि उस समय इस तरह के सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप का आविष्कार नहीं हो पाया था। ठीक है, तो जैसे जैसे समय के साथ माइक्रोस्कोप का आविष्कार होता गया, उसमें आवर्धन क्षमता बढ़ती गई, मतलब हम ज़्यादा उसकी आंतरिक संरचनाओं को समझने में कामयाब हुए, वैसे वैसे चीज़ों के वर्गीकरण में और भी विविधता आती गई। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, जैसे जैसे कोशिकाओं की आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी बढ़ती गई और नए जीवों का पता चलता गया, वैसे वैसे वर्गीकरण के नए आधार मिलते गए। ठीक है, इससे नए नए आधार मिले और एक नया वर्गीकरण हमको देखने को मिलने वाला था। इसके साथ ही वर्गीकरण के नए तरीके खोजे गए और ऐसा ही एक वर्गीकरण 1969 में आर.एच. विटेकर द्वारा दिया गया। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाला। 1969 में 1969 में आर.एच. विटेकर ने एक नया वर्गीकरण दिया जो कैरोलस लिनियस के द्विजगत वर्गीकरण का रिप्लेस करता है, मतलब उसकी जगह पर प्रतिस्थापित करता है उसे। ठीक है, आइए देखते हैं, विटेकर ने संपूर्ण जीव जगत को 5 जगत में वर्गीकृत किया। ठीक है, विटेकर ने कितने जगत पर किया, तो 5 जगत पर वर्गीकृत किया। इनके मुख्य आधार क्या थे, तो याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि विटेकर के वर्गीकरण के मेन आधार क्या थे, मुख्य आधार क्या थे। तो ध्यान दीजिएगा, पहला केंद्रक झिल्ली। ठीक है, क्या है, केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली की अनुपस्थिति व उपस्थिति। ठीक है, इसी केंद्रक झिल्ली के कारण ही हम कोशिका को दो भागों में बांट सकते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा होता है यूकैरियोटिक कोशिकाएं। ठीक है, तो इन्होंने, किसने, आर.एच. विटेकर ने इनको अपना आधार बनाया कि क्या उनमें केंद्रक झिल्ली पाई जाती है या नहीं पाई जाती है। चलिए अगला देखते हैं, संगठन का स्तर। ठीक है, संगठन का स्तर का मतलब ये होता है वो जो कोशिका है वो कैसे बनी है, एक कोशि से बनी है या बहुकोशि से बनी है। ठीक है, तो एक कोशिका मतलब क्या होता है, जो कोशिका जिसमें केवल एक कोशिका हो उन्हें एक कोशिकी जीव कहेंगे, और जो एक या एक से अधिक कोशिकी यानी कि बहुकोशिका से बने हुए हैं उन्हें क्या कहेंगे, हम बहुकोशिकी जीव कहेंगे। तो इन्होंने अपना इसको आधार बनाया। उसके बाद है पोषण प्राप्त करने की विधि। ठीक है, तो पोषण प्राप्त करने की विधि क्या थी, तो स्वयंपोषी और विषमपोषी। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो स्वयंपोषी होते हैं और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो विषमपोषी होते हैं। तो इन्होंने भी इसको भी अपना आधार बनाया। ठीक है, तो आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, विटेकर के विटेकर का वर्गीकरण। ठीक है, विटेकर्स क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो विटेकर्स ने कैसा वर्गीकरण किया और क्या क्लासिफिकेशन दिया, आइए इसको समझते हैं। पूर्व पद्धतियों की अपेक्षा वर्गीकरण की 5 जगत प्रणाली अधिक विकसित प्रतीत होती है। इसमें जीवों की विविधता पर और अधिक बेहतर तरीके से विचार किया गया। इस प्रणाली में संपूर्ण जीव जगत को निम्नलिखित 5 जगत पर वर्गीकृत किया गया। ठीक है, तो ये जो क्लासिफिकेशन है, ये जो वर्गीकरण है, ये द्विजगत वर्गीकरण का थोड़ा सा एडवांस लेवल था, क्योंकि इस पर ये काफ़ी विकसित प्रतीत होता है, क्योंकि इस समय माइक्रोस्कोप काफ़ी अच्छे लेवल पर आ चुके थे। ठीक है, और जीवों को आंतरिक रूप से समझने में ये काफ़ी बेहतर साबित हुआ। तो आइए देखते हैं ये 5 जगत कौन कौन से हैं। ठीक है,
तो विटेकर के 5 जगत के वर्गीकरण इस प्रकार हैं। पहला है जगत मोनेरा, ठीक है, पहला जो जगत है जगत मोनेरा। दूसरा है जगत प्रोटिस्टा, तीसरा है जगत फंजाई, और अगला है जगत प्लांटी, और अगला है जगत एनिमेलिया। ठीक है, आइए इसको चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सजीव, हम जितने भी सजीव के बारे में पढ़ रहे हैं उनको हमने 2 भागों में बांटने का प्रयास किया। ठीक है, ये विटेकर का आधार था कि उनकी संरचना कैसी है, या उसमें कोशिका झिल्ली उपस्थित है या नहीं है। तो कोशिका झिल्ली उपस्थित और अनुपस्थिति के आधार पर हमने इनको 2 भागों में बांटा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। फिर उसके बाद यूकैरियोटिक को हम आगे लेकर जाएंगे तो हम देखेंगे यूकैरियोटिक में आते हैं एक कोशिकीय जीव। ठीक है, एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत आते हैं मोनेरा। ठीक है, और मोनेरा के जो कुछ उदाहरण है वो है जीवाणु या बैक्टीरिया। तो ये ऐसे बैक्टीरिया या ऐसे जीवाणु हैं जो एक कोशीय होते हैं और प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक का मतलब है उनमें जो केंद्रक झिल्ली है वो नहीं पाई जाती है, अभाव होता है केंद्रक झिल्ली का। ठीक है, यूकैरियोटिक, तो यूकैरियोटिक किसे कहेंगे, तो यूकैरियोटिक जो होते हैं जीव वो भी एक कोशीय भी हो सकते हैं और वो बहुकोशीय भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर यूकैरियोटिक एक कोशीय भी हो सकते हैं और बहुकोशीय भी हो सकते हैं। अब एक कोशीय जीव के अंतर्गत आते हैं प्रोटिस्टा। ठीक है, जो कि हमारा दूसरा जगत है। पहला जगत था मोनेरा और दूसरा जगत था प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा का जो उदाहरण है वो है अमीबा। ठीक है, तो अमीबा किसके अंतर्गत आता है, प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है, जो कि एक कोशीय जीव है और यूकैरियोटिक है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अब बहुकोशिकी। अब बहुकोशिकी को हम आगे और वर्गीकरण करते हैं तो हम देखते हैं कोशिका भित्ति सहित और कोशिका भित्ति रहित। ठीक है, कोशिका भित्ति सहित और कोशिका भित्ति रहित। अब इसको समझते हैं, ये क्या है। सहित का मतलब होता है जिसमें कोशिका भित्ति पाई जाए, ठीक है, और रहित का मतलब होता है जिसमें कोशिका भित्ति ना पाई जाए। तो रहित को पहले समझ लेते हैं, जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाते हैं तो उन्हें हम एनिमेलिया कहते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे जीव या ऐसे प्राणी जिनमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि मछली और मनुष्य, ये सब एनिमेलिया के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब अगला देखते हैं कोशिका भित्ति सहित। कोशिका भित्ति सहित में 2 वर्गीकरण किया गया है। ऐसे पादप जो प्रकाश संश्लेषण करने में अक्षम होते हैं, मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वो नहीं कर पाते हैं। दूसरे ऐसे पादप जो प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम होते हैं, अर्थात जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बना लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे कौन से पादप हैं जो प्रकाश संश्लेषण करने में अक्षम होते हैं, तो यह है फंजाई जगत। ठीक है, फंजाई जगत, इसके उदाहरण है राइजोपस। ठीक है, इसके उदाहरण क्या है, राइजोपस। और ऐसे कौन से पौधे हैं या पादप जगत है जो प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम होते हैं, वो है प्लांटी। ठीक है, प्लांटी जगत, इसके अंतर्गत उदाहरण आएंगे नीम। नीम का मतलब जो भी पेड़ है, नीम, पीपल है ना, इत्यादि जो पेड़ जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर पाते हैं। चलिए अब हम इसके वर्गीकरण को पूरा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहला है जगत मोनेरा। ठीक है, जगत मोनेरा मतलब किंगडम मोनेरा। ठीक है, तो किंगडम मोनेरा में क्या होते हैं, इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें को रखा गया है, आइए समझते हैं। मोनेरा जगत के अंतर्गत सभी एक कोशिकी झिल्ली रहित केंद्रक यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव आते हैं। देखिए जैसा कि हमने आगे पीछे हमने जो चार्ट देखा था उसके अंतर्गत हमने ये पढ़ा था कि ऐसे सजीव जो प्रोकैरियोटिक हों और एक कोशी हों वो मोनेरा के अंतर्गत आते हैं। और मैंने आपको पीछे बताया था कि प्रोकैरियोटिक का अर्थ होता है जो केंद्रक झिल्ली जिसमें नहीं हो। ठीक है, केंद्रक झिल्ली रहित, जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है। ठीक है, आइए मोनेरा जो जगत होता है ये ना तो संगठित केंद्रक होता है इसमें और ना ही कोशिकांग होते हैं, मतलब ऐसी कोशिकाओं में ना उनकी कोशिकाओं के अंग अच्छे से बने हुए होते हैं या पूर्ण तरह से विकसित होते हैं, और ना ही इनके केंद्रक संगठित होते हैं। ठीक है, और ना ही विकसित होते हैं। इनके जो केंद्रक होते हैं वो विकसित नहीं होते हैं, ना ही संगठित होते हैं और ना ही कोशिकांग पाए जाते हैं। चलिए आइए आगे देखते हैं। इस जगत के जीव, ठीक है, इस जगत के जीव स्वयंपोषी या विषमपोषी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, इसको नोट करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इस जगत के जो जीव होते हैं स्वयंपोषी और विषमपोषी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, आइए फिर देखते हैं। इनकी कोशिकाओं झिल्ली के चारों ओर कोशिका भित्ति होती है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कोशिका भित्ति होती है। मोनेरा जगत के अंतर्गत भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट और है। ठीक है, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा, ये जो पॉइंट है ये एनसीईआरटी से लिया गया है। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक्स में ये दिया हुआ है। कुछ
मुनीरा जगत में भित्ति नहीं भी होती है। कुछ मुनीरा जगत के अंतर्गत आने वाले जीवों में कोशिका भित्ति नहीं भी होती है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन व्यापम बनाता है तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, कुछ जगहों पर होती है और कुछ जगहों पर नहीं भी होती है। ठीक है, ये जो है एडिशनल पॉइंट है, मैंने इसे एनसीईआरटी बुक से एडिट किया हुआ है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। इनकी कोशिका भित्ति पौधों की कोशिका भित्ति से भिन्न होती है। ठीक है, ये मुख्यतः पेप्टिडोग्लाइकेन, ठीक है, ये मुख्यतः किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है। ठीक है, अब ये देखते हैं कि पेप्टिडोग्लाइकेन क्या होता है। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकेन, ठीक है, ये होता है प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ एक पदार्थ होता है। ठीक है, इसके उदाहरण देखते हैं, जीवाणु व एनाबिना, जीवाणु या एनाबिना। तो मोनेरा के अंतर्गत क्या क्या आएंगे? जीवाणु या व एनाबिना, ठीक है, नीलहरित शैवाल, ठीक है, या माइकोप्लाज्म। ठीक है, ये एनसीईआरटी पे दिया हुआ था तो मैंने उसको यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक रोचक फैक्ट है, आइए देख लेते हैं इसको क्या बोल रहा है ये। ठीक है, 1 ग्राम उपजाऊ मिट्टी में लगभग 1 अरब, ठीक है, या 1 मिलीलीटर ताजे दूध में लगभग 30 अरब जीवाणु पाए जाते हैं। सोचिए कितने माइक्रो लेवल पर ये जीवाणु होते हैं जो हमारे वातावरण पे या हमारी दैनिक चीज़ों पर लगातार ये काम कर रहे होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। यह एग्जाम्पल कोलाई का, ठीक है, ये है बैसिलस एंथ्रेसिस, ठीक है, ये है अगला साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, ये देखिए जो एनाबीना ऊपर में जो नाम दिया है इसे ही अन्य नाम क्या है? साइनोबैक्टीरिया। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एनाबीना को ही साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। कहीं कहीं पर इसे साइनोबैक्टीरिया लिख कर देगा और कहीं कहीं पर एनाबीना लिख कर देगा। ठीक है, तो आई होप दोस्तों कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आप यहाँ तक की क्लास को एक बार अच्छे से देख लें, उसके बाद हम जगत प्रतिष्ठा, ठीक है, जगत प्रतिष्ठा को नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो मुझे कमेंट करिए। अगर कोई टॉपिक्स नहीं समझ में आ रहा होगा तो उसको और डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, चलिए आज के लिए क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जल्दी आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।